जब हम भारत और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखते हैं तो हमें आर्ट, आर्किटेक्चर, भाषा, धर्म इन सब में एक बहुत ही गहरा साझा इतिहास नजर आता है। पर सवाल यह है कि ये सब हुआ कैसे। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो किसी जंग की नहीं बल्कि एक समुद्री सफर, एक अनसोची प्रेम कहानी और एक पूरे महाद्वीप के शांतिपूर्ण बदलाव की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारतीय संस्कृति ने आखिर साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कैसे किया। आमतौर पर जब एक कल्चर का असर दूसरे पर देखते हैं तो दिमाग में सबसे पहले तलवारों, लड़ाइयों और जबरदस्ती की तस्वीरें ही आती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ऐसा हुआ ही नहीं। असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं रोमांटिक है। भारतीय संस्कृति का फैलाव किसी जीत या हार से नहीं हुआ। तो फिर कैसे हुआ? चलिए इसी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है पहली सदी में, एक ऐसे हीरो के साथ जिसकी एक यात्रा ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मिलिए कौंडिन्य से। वो एक साधबा थे, मतलब कलिंग यानी आज के ओडिशा के एक बहुत ही अमीर व्यापारी। उनके पास बड़े बड़े जहाज थे। ये वो दौर था जब ग्लोबल ट्रेड बढ़ रहा था और कौंडिन्य जैसे व्यापारी ज्यादा मुनाफे के लिए पूरब की ओर देख रहे थे। और यहीं से कौंडिन्य के उस ऐतिहासिक और खतरनाक सफर की शुरुआत होती है, एक ऐसा सफर जो उन्हें अनजान दुनिया के दरवाजे तक ले जाने वाला था। देखिए, उस जमाने में साउथ ईस्ट एशिया पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। नाविकों को सही मानसूनी हवाओं का इंतजार करना पड़ता था, फिर वे श्रीलंका जाते और वहां से बंगाल की खाड़ी का खतरनाक रास्ता पार करते। इस पूरे सफर में तूफान और समुद्री लुटेरों का डर हमेशा बना रहता था। और जैसे ही वो थाईलैंड की खाड़ी में पहुंचे, जो डर था वही हुआ। कीमती सामान से लदे कौंडिन्य के जहाज पर लुटेरों ने हमला कर दिया। कौंडिन्य और उनकी टीम ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जहाज को इतना नुकसान पहुंचा कि उन्हें उसे किनारे लगाना पड़ा। अब जरा सोचिए, वो किनारे पर फंसे हुए थे और दूसरे हमले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लुटेरों के सरदार की बेटी राजकुमारी सोमा ने ये पूरी लड़ाई देखी थी और वो कौंडिन्य की हिम्मत से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने शादी का प्रस्ताव भेज दिया। अब ये शादी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक फैसला भी था। चलिए समझते हैं कि ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे बनी। इस पूरी प्रक्रिया को इतिहास में भारतीयकरण या इंडियनाइजेशन कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि किसी ने जबरदस्ती कुछ थोपा। ये तो साउथ ईस्ट एशिया के राज्यों का सोचा समझा फैसला था ताकि वे अपने बढ़ते समाज को बेहतर ढंग से चला सके। देखिए, ये एग्रीमेंट कितना परफेक्ट था। राजकुमारी सोमा के पास लोकल जमीन और लोगों का साथ था, लेकिन उनका राज छोटा और बिखरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कौंडिन्य के पास भारत के बड़े ट्रेड नेटवर्क्स का एक्सेस था और उन्हें पता था कि एक बड़ा राज्य कैसे चलाया जाता है। दोनों ने मिलकर एक विशाल और अमीर साम्राज्य की नींव रखी। और हाँ, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। चीन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स भी इस बात की गवाही देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे फुनान साम्राज्य में भारतीय लोग आए, उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कल्चर का ये लेन देन एक तरफा नहीं था। कई सदियों बाद ये धारा एक हैरान कर देने वाले तरीके से उल्टी बही। अब चलिए टाइम में थोड़ा आगे चलते हैं। साल 731 में दक्षिण भारत में शक्तिशाली पल्लव राजवंश पर एक बड़ा संकट आ गया। उनके राजा की मृत्यु हो गई थी और उनका कोई वारिस नहीं था। अपने राज्य को बचाने की एक आखिरी कोशिश में पल्लवों ने एक टीम भेजी, पर कहाँ? आज के वियतनाम में बसे चंपा साम्राज्य में। पता चला कि पीढ़ियों पहले एक पल्लव राजकुमार ने वहां शादी की थी और अब वो उसी के वंशज को ढूंढने गए थे। पल्लवों ने वहां के राजा से गुजारिश की कि वे अपने एक बेटे को भारत भेज दे ताकि वो राजगद्दी संभाल सके। और जिस लड़के ने जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत दिखाई, उसकी उम्र पता है कितनी थी? सिर्फ 12 साल। उस 12 साल के लड़के को नंदीवर्मन द्वितीय का ताज पहनाया गया और एक बाहरी होने के बावजूद वो पल्लव इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक बना। उसके राज में पल्लव साम्राज्य ने एक नया गोल्डन एज देखा, जिसमें इकोनॉमी और कल्चर दोनों ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये अविश्वसनीय कहानी हमें भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच के एक गहरे, अटूट और आपसी सम्मान वाले रिश्ते की याद दिलाती है।
कौंडिन्य और नंदीवर्मन द्वितीय दोनों इस टू वे एक्सचेंज की सबसे बड़ी मिसाल हैं। एक ने भारत से ज्ञान और नेटवर्क साउथ ईस्ट एशिया पहुंचाया और दूसरे ने सदियों बाद साउथ ईस्ट एशिया से आकर भारत के एक महान साम्राज्य को बचाया। आज इतने सालों बाद आपसी लेनदेन के इस शानदार दौर को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन उस व्यापारी राजा और उसकी समुद्री डाकू राजकुमारी की विरासत आज भी कंबोडिया की नींव में जिंदा है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। लड़ाइयों और जीत हार की कहानियों के अलावा शांति और सहयोग की ऐसी और कितनी भूली बिसरी कहानियां हैं जिन्होंने चुपचाप हमारी दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम आज